नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव है, चल रहे हैं। चुनाव से संबंधित इस बार कार्यक्रम देर से मैं शुरू कर पाया हूँ। वजह ये थी कि मैं स्वयं थोड़ा नहीं सफर उतना कर पा रहा था, लेकिन कुछ मित्र हैं जो फील्ड में हैं और जिनसे आपको मैं ऐसी सूचनाएं लाने की कोशिश करूंगा जो मैं खुद जाता तो जैसी करता रहा हूँ। तो लेकिन मैं फील्ड से संपर्क में रहता हूँ। जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं और मेहनत करते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों की भावनाओं पर बातचीत करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। मैं हम हर चुनाव में कोशिश करता हूं कि या तो स्वयं कर सकूं या ऐसे लोगों के संपर्क में तो रहो ही। ऐसे ही एक डॉक्टर राजन पांडे हमारे साथ हैं आज। और डॉक्टर राजन पांडे जो है वो आसाम में अभी घूम के आए हैं। तो डॉक्टर राजन पांडे, आप आसाम घूम के अभी आए हैं। अब तो वहाँ चुनाव प्रचार बंद हुआ है, एक ही दिन जी। का वोट है ना वहाँ तो। अब आप बताइए कि आपको वहाँ लोगों का मूड क्या दिख रहा है? अगर लोगों के मूड की बात की जाए तो बहुत स्पष्ट तौर पर एनडीए सरकार की वापसी होती दिख रही है जी। और तीसरी टर्म मुझे लगता है इनको मिलने जा रही है। जी। और यदि संक्षेप में कहूं तो इस बार का मैंडेट पिछले चुनाव के मैंडेट से थोड़ा बड़ा होने वाला है, जिसके कई कारण हैं जिन पर आगे हम चर्चा कर सकते हैं। जी, 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 बहुत धन्यवाद आपको। पहली नज़र में आपने वो बताया जो जनरली सर्वेक्षणों में भी इस तरह का ही रुझान आया है और ये शुरू से आ रहा था ओपिनियन पोल्स, क्योंकि वहाँ के बारे में मैं वही सीधा सवाल करता हूँ, क्या इसकी वजह आपको ध्रुवीकरण में पूरी सफलता मिलना इसका कारण है? ध्रुवीकरण में सफलता तो यदि आप देखें तो 2021 का जो चुनाव था उसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि 2021 के चुनाव में बहुत भारी पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ था। जी। और इंडिया अलायंस में जो एक अन्य पार्टी अलायंस पार्टनर थी बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ, जी। तो ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक राजनीति सामान्यतः दो ध्रुवों से संचालित होती है। जी। एक मेजॉरिटी सांप्रदायिक प्लेयर होना चाहिए और एक माइनॉरिटी सांप्रदायिक प्लेयर होना चाहिए। जी। जी। तो जी। मेजॉरिटी सांप्रदायिक प्लेयर की भूमिका तो पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। जी। माइनॉरिटी सांप्रदायिक प्लेयर की जो भूमिका है उसको जी। आसाम में एआईयूडीएफ निभाती है, कांग्रेस नहीं निभाती है। तो ठीक। पिछले चुनाव में चूंकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ साथ में ही थे, जी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण तो पूरे पैमाने पर, भारी पैमाने पर हुआ था। और उस समय के चुनाव में इंडिया अलायंस को लगभग 49 सीटें आई थी। एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी थे अखिल गोगोई, जिन्होंने अभी राइजोर दल नाम से अपनी पार्टी गठित कर ली है, जो इंडिया अलायंस का पार्ट हो गई है आसाम के अंदर। तो जी। वो जी। जीते थे। तो कुल मिला के 50 सीटें 126 में से आई थी इन लोगों को, और बाकी जी। पर एनडीए था। तो उस चुनाव में ही इस सांप्रदायिक राजनीति को सफलता मिली थी। इस चुनाव को अगर हम विश्लेषित करें तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इसका कारण नहीं है। इसके जी। 3-4 अगर मुख्य कारण मैं बताऊं ध्रुवीकरण के अलावा, तो एक बड़ा कारण है डिलिमिटेशन। हम्म। भारत में 2008 में हम्म। डिलिमिटेशन हुआ पूरे भारत के राज्यों में, जी। लेकिन आसाम के अंदर नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बताते हुए। जी। ये डिलिमिटेशन 2001 के सेंसस के आधार पर हुआ था। तो वो ओके। सस्पेंडेड रहा लंबे समय तक, और 2019 का लोकसभा चुनाव भी पुराने डिलिमिटेशन के ही आधार पर हुआ। जी। लेकिन अब नया डिलिमिटेशन तो होना था 2028 में, तो सरकार हम्म। को ज्यादा दिन नहीं रुकना था नए हम्म। डिलिमिटेशन के लिए। जी। पर हिमंत बिस्व शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उनको लगा कि इसमें एक बहुत बड़ा अवसर डिलिमिटेशन में छुपा हुआ है, उसको हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उन्होंने एक डिलिमिटेशन जो सस्पेंडेड था उसको कराया। अब आप सोचिए 2020-21 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चल रही है, जो 2001 सेंसस के आधार पर हुआ, और उसमें उस डिलिमिटेशन की वैलिडिटी भी सिर्फ 2 चुनाव थी, 2024 का लोकसभा और 2026 का विधानसभा। अभी 28 में फिर डिलिमिटेशन हो जाएगा। तो ओ। लेकिन उन्होंने उसमें अवताम अवसर खोजा। और आप देखिए कि मुस्लिम सीटों का मतलब बहुत क्लियर है, इसमें कोई मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज मुस्लिम वोटों की प्रभाव को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम थी।
तो पहले जी 30 से ज्यादा सीटें आसाम में मुस्लिम इन्फ्लुएंस वाली रहती थी, अभी घट के 21 के आसपास आ गई हैं। जी जी, 21 या 22 की बात हो रही है, जिन पे तो जिन पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे उम्मीदवार खड़े करने की भी जरूरत नहीं। तो इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की वजह से जो मुस्लिम वोट था उसका प्रभाव कम हुआ है, और इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बीजेपी को समस्या होती थी उन क्षेत्रों में सीट कम की गई है, जिन क्षेत्रों में फायदा होता था उन क्षेत्रों में सीट बढ़ाई गई है। जैसे बराक ओके। वैली आसाम का एक क्षेत्र है, वहां पर हम्म। 15 सीटें हुआ करती थी, बीजेपी ने उसको घटा के 13 कर दिया। तो ओ। इस डिलिमिटेशन की वजह से गौरव गोगोई को भी अपनी सीट जो कलियाबोर उनकी हुआ करती थी उसको छोड़ना पड़ा, और उसको छोड़ के वो जोरहाट सीट पर गए। तो हाँ। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से विपक्ष के चांस कम हुए। दूसरा जी बड़ा कारण पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि लाभार्थी, सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, जी जी। उनको उनको एक तरीके से एज अ वोट बैंक कल्टीवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आसाम में भी ये प्रक्रिया चल रही है, अरुणोदय स्कीम है, इसके अलावा लड़कियों के लिए निजुत मोइना स्कीम है, टी गार्डन वर्कर्स के लिए अलग बेनिफिट स्कीम है, ठीक ठीक ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। ठीक इलेक्शन में कैश क्या दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया जैसे अरुणोदय स्कीम का जो पैसा था उसको 3 महीने रोका गया, है? अकाउंट में ही ट्रांसफर हुआ, लेकिन 3 महीने रोका गया, और उसके बाद चुनाव से पहले, जस्ट चुनाव से पहले 9,000 रुपए सीधे अकाउंट में डाल दिए गए। उसके ओह। बाद में निजुत मोइना स्कीम जो है वो लड़कियों को शिक्षा की दिशा में मदद करने के लिए डिजाइन की गई स्कीम है, जिसमें उनको अकाउंट में पैसा दिया जाता है, शिक्षा तो माफ है ही। इसके अलावा महिला कोऑपरेटिव, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह है, उनका हम्म। इस्तेमाल किया गया, और महिलाओं को अपने बचत गट के माध्यम से, बचत ग्रुप के माध्यम से अपना हम्म। कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। तो वाह। काफी पैसा बांटा गया, और इसमें महिलाओं को ज्यादा, मैं कहूं तो टारगेट फोकस में किया रखा गया। गया। जी तो जी जी। बेनिफिशियरी इस इलेक्शन का दूसरा एक बड़ा फैक्टर है। हम्म। तीसरा बड़ा फैक्टर यह है कि विपक्ष ने कोई नरेटिव क्रिएट कर पाने में बहुत भारी सफलता नहीं प्राप्त की। आप देखिए, सभी लोगों को यह पता है कि हिमंत बिस्व शर्मा, मतलब कोई भी सर्वे कराएगा तो यदि वो पूछेगा कि हिमंत बिस्व शर्मा के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी इसको सही मानेंगे। ओ। लेकिन ये जो उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट और संपत्ति, विदेश में संपत्ति के जो ब्यौरे हैं, इनको हम्म। आते आते बहुत समय लग गया। जी तो जी जी। उस उस दिशा में, मतलब टू लिटिल टू लेट इसको कहा जा सकता है। जी। चौथी चीज, कांग्रेस स्वयं ही कई समुदायों में अपना नेतृत्व खो चुकी है, और उस दिशा में एक संगठित और लगातार किया जाने वाला प्रयास आवश्यक है, जो नहीं दिखता है कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है। आसाम जी। की सबसे बड़ी, अगर हम्म। इकलौती कम्युनिटी में कहूं तो टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो जी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों से ले जाके वहां चाय बागान मजदूरों के रूप में बसाए गए। जी। पहले ये नारा चलता था कि बीजेपी, कांग्रेस का वोटर है अली कुली बजरंग बली, अली मतलब मुसलमान, कुली मतलब टी गार्डन वर्कर्स, और बजरंग बली मतलब नॉर्थ इंडियन लोग, क्योंकि जी। आसाम एजिटेशन के दौर में जो असमीज लोग थे वो तो हाँ। कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे, वो तो असम गण परिषद की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। जी लेकिन जी आप जी। देखिए कि कांग्रेस ने जो कुली या टी गार्डन लेबरर्स या बागानी जिनको कहा जाता है, उनके बीच में नेतृत्व खो दिया। या तो हाँ। उनके नेता बीजेपी में भाग गए, या हाँ। बूढ़े हो गए और प्रभाव लॉस कर गए। तीन तो होते इतनी हैं। बड़ी एक कम्युनिटी है जिसके बीच में इनका प्रभाव नहीं है। आसाम का सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी है बोडो। बोडो जी के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी पार्टी का है तो बीपीएफ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का है। जो जी। बोडोलैंड के इलाके, 4 जिले जोड़ के एक बोडोलैंड का इलाका बनाया गया है, जिसको बीटीएडी कहा जाता है, बोडोलैंड जी टेरिटोरियल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो जी बीटीएडी के रीजन में बीपीएफ एक बहुत ही प्रभावशाली पार्टी है, और अभी वो जी एनडीए के साथ खड़ी हुई है। जी। कांग्रेस ने बोडो समुदाय के बीच में नेतृत्व विकसित करने का प्रयास नहीं किया, या कर जी। नहीं पाए। कार्बी और हम्म। दिमासा 2 बड़े ग्रुप्स हैं, उनके बीच में नेतृत्व नहीं हुआ। दिमासा में तो फिर भी बीजेपी से नाराज होकर एक नंदिता गार्लोसा जो मंत्री भी थी, वो हम्म। आ गई हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, तो कम से कम वहां थोड़ी भरपाई हुई है। लेकिन हम्म। कार्बी के अंदर नेतृत्व नहीं रहा।
ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम APHLC नाम की एक पार्टी है जिसके साथ इन्होंने अलायंस कर लिया, तो वो शायद कार्बी एंगलोंग की 5 सीटों में से मुझे लगता है 1-2 सीट दखल कर सकती है। उसके जी। अलावा मीसिंग एक बहुत बड़ा समुदाय है। मीसिंग समुदाय के अंदर इनके एक बड़े नेता भरत नौरा हुआ करते थे। वो बूढ़े हो चुके हैं इतने कि अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। पिछले चुनाव में हाँ, ही दिख रहा था कि उनका प्रभाव नहीं रहा। नए नेतृत्व विकसित करने की कोशिश नहीं हुई। बंगाली जी, हिंदू समुदाय के बीच में कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। तो नेतृत्व का संकट, बहुत भारी संकट कांग्रेस के लिए हो गया। और इन सब कारणों की वजह से अब आप देखिए गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुवाहाटी में बीजेपी ने इतने खराब-खराब कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हुँ, सभी जीत जाएँगे। क्योंकि कांग्रेस तो और उसके अलायंस पार्टनर्स के पास गुवाहाटी में संगठन नहीं है। अभी कुछ समय पहले जब गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस 1 वार्ड तक नहीं जीत पाई थी। हुँ, 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 और हुँ, हुँ। राइजोर दल का या आम आदमी पार्टी का शायद 1 प्रत्याशी जीता था, बाकी सब स्वीप किया था बीजेपी ने। तो ओह! उस परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि अचानक से आप कुछ शिगूफा लाए और अच्छा, एक उसके चीज़ पूछ आधार लूँ पर आप पूरा वोट पलट जाए, ये एक तो चीज़ पूछ रहा हूँ, एनआरसी और सीएए वगैरह का क्या असर है ज़मीन पर? सर एनआरसी सीए आसाम के लिए बड़ा मुद्दा अब नहीं रहा। इसका अच्छा, अब नहीं। समय 2021 था जब सीए को लाया जा रहा था और उस समय दिखावे के लिए ही सही बीजेपी की जो अलायंस पार्टनर थी असम गण परिषद, उसके मंत्रियों को दिखावे के लिए ही सही लेकिन इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि जन विक्षोभ बहुत ज्यादा था। लेकिन उस जी, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया विपक्ष। धीरे हुँ, धीरे लोगों ने उसको अपनी नियति मान लिया। आज की जी, तारीख में आसाम जिसको सब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का गढ़ माना जाता था, वहां सब जी। नेशनलिज्म का कोई खरीदार नहीं बचा है। तो अच्छा, सीए, एनआरसी और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है एसआईआर हाँ, आसाम से ज्यादा बंगाल का मुद्दा है। इनफैक्ट बंगाल अभी हम लोग घूम रहे हैं, अभी मैं बीरभूम जिले में ही हूँ। बंगाल में बंगाल पर आपसे बाद में बात करेंगे, आज के कार्यक्रम में हम असम केंद्रित रखना चाह रहे हैं। जी दूसरा ये है कि ये इविक्शन और ज़मीन विवाद का जो मुद्दा है, इसकी क्या स्थिति रही मतलब इस चुनाव अभियान के दौरान आपको क्या मिला? मैं पहले आपको धन्यवाद दे दूं कि मैं बहुत सारे रिपोर्टर से बात करता रहता हूं, खुद भी मैंने ये कोशिश की है। मैं पा रहा हूं कि आपने बहुत थॉरो काम किया है और इसके लिए आपको सैल्यूट। इस तरह का थैंक यू सर। थॉरो काम और इस तरह से चीज़ों को बहुत माइन्यूट लेवल पे विश्लेषित करने का काम हमारे बहुत सारे रिपोर्टर उतनी मेहनत नहीं करते। आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए फिर वही सवाल पे आता हूँ। इविक्शन और जमीन विवाद की क्या पोजीशन है? आसाम में बेसिकली क्या है कि फॉरेस्ट लैंड जो है, पहले तो जमीन को लेकर ही बहुत किस्म के पट्टे आसाम में प्रचलित हैं और भूमि अधिकार जो है आसाम में हुँ, उस तरह से विश्लेषित नहीं हो पाया है अभी तक, जिस प्रकार से हमारे उत्तर भारत के कई राज्यों में है। तो हुँ, भूमि विवाद आसाम में बहुत कॉमन है। जैसे गुवाहाटी में क्लीन लैंड खरीद पाना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि कहीं हुँ, फॉरेस्ट लैंड आ जाती है, कहीं पर झील की लैंड वेटलैंड आ जाती है। तो भूमि का तो लैंड रिकॉर्ड और कानून की तरफ से भी कुछ समस्या है। अब उसमें हुँ, यह हुआ कि जिसको जंगलात की भूमि कहा गया वहां पर लोग बस गए और बहुत लंबे समय बसे रहे। तो हुँ, उसके कारण क्या हुआ कि उसको उन्होंने अपना गांव मान लिया, अपना घर मान लिया। हुँ, लेकिन सरकार को लगा कि चूंकि इनमें से अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, हम इसको हुँ, मुद्दा बना सकते हैं। तो हुँ, सरकार ने उसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसमें चैंपियन बनने की कोशिश की और हुँ, उसमें वो सफल भी रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर विस्थापन कराए। हुँ, विस्थापन में अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर इतने बड़े नहीं हैं। बड़ी हुँ, बात यह है कि मैसेज देने में वो लोग सफल रहे। हुँ, हालांकि हुँ, अगर इसी चीज का मैं दूसरा पक्ष बताऊं आपको, तो हुँ, खुद हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी जो है रिनिकी भुइयां, हुँ, काजीरंगा के इलाके में उनका एक रिजॉर्ट है, बानी हुँ, बानी रिजॉर्ट शायद उसका नाम है। आसाम हुँ, के पूरे आसाम के सबसे महंगे रिजॉर्ट में 50,000 रुपए 60,000 रुपए तक का वहां पर कॉटेज मिलता है और उसके ऊपर भी एलिगेशन है कि ये भी फॉरेस्ट लैंड पे बना हुआ है। ओह! तो फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा गुवाहाटी शहर के अंदर ही दीपौर बिल करके एक जगह है। बिल वहां पे झील को बोलते हैं। तो दीपौर हुँ, झील एक बड़ी झील थी जो कई सारे पक्षियों का भी घर था। दीपौर बिल का इलाका चूंकि एयरपोर्ट के तरफ पड़ता है और गुवाहाटी को हुँ, फैलना है, तो भारी हुँ, पैमाने पर वो जमीन भी दबाई गई है। तो
जमीन तो पूरे आसाम में दबाई गई है, लेकिन इसको एक कम्युनल रंग देकर, मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरना, ये बीजेपी की सूझबूझ थी और उन्होंने इसमें मेरे हिसाब से सफलता पाई। और सफलता से ज्यादा, जैसे बहुत बड़े हिस्से को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेस्ट लैंड में, क्योंकि गांव के लोग भी थोड़ा बहुत, उनको इतना अंदाजा या इतना इंसिस्टेंस नहीं रहता कि यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड कहाँ तक आ रही है और कहाँ तक लोग घर बना रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है कि ये बीजेपी की प्रचार मशीनरी ही एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर से किस तरह की परिस्थिति वहां पैदा हुई है? क्या इससे कुछ हानि लाभ इस चुनाव में हो रहा है? मुझे लगता है कि वो कहानी बंगाल की है, क्योंकि यहाँ 90 लाख वोटर डिलीट किए गए हैं। आसाम के चुनाव में एसआईआर उस तरह से कोई बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा बन के नहीं उभरा है, और वहां पर जो अन्य फैक्टर्स हैं, डिलिमिटेशन हो, नेतृत्व का संकट हो कांग्रेस के लिए, बैन लाभार्थी समूह हो, बीजेपी की कैंपेन मशीनरी हो, संगठन हो, वो ज्यादा प्रमुख हैं बजाय एसआईआर या एनआरसी के। तो कुल मिला जुला के आपको ये लगता है कि इस चुनाव में जीतने की जो वजह हो सकती है, ये आप तो आकलन आपका जो है यही सर्वेक्षणों का भी है, एक मतलब पिछले से बेहतर पोजीशन एनडीए की हो सकती है, तो आपकी इसकी मूल वजह आपको क्या लगती है? चूंकि आपने इतना अध्ययन भी किया है, इतना दौरा किया है, इतनी जगहों पे आप गए हैं, चीजों को आप जानते हैं, तो आप इसका एक अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वही जो 3-4 कारण मैंने बोले कि डिलिमिटेशन, संगठन, चुनाव जीतने का तो कुछ मूल मंत्र होते हैं, संगठन, प्रत्याशी, अलायंस, वोट बैंक, नेतृत्व और प्रचार। तो बीजेपी इन सभी मानदंडों पर कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे है, और बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनका भी अपना वोट बैंक है जो बीजेपी के वोट बैंक में ऐड कर रहा है, जबकि कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर हैं उनका अपना जो वोट बैंक है। बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स बताइए। जी, जैसे बीजेपी के साथ में जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, वो एजीपी असम गण परिषद है और दूसरी बीपीएफ या बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है। तो असम गण परिषद, एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी अभी 10 साल पहले तक तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी आसाम में। असम गण परिषद पहले दूसरे नंबर की पार्टी एक समय से शुरू हुई। कांग्रेस की मुख्य विपक्षी पार्टी तो असम गण परिषद हुआ करती थी। तो असम गण परिषद का वोट बैंक तो घट रहा है, लेकिन अभी भी उनके पास में वोट बचा हुआ है, संगठन बचा हुआ है, लोग बचे हुए हैं, तो वो बीजेपी के वोट बैंक में ऐड कर रही है। उसके बाद में, जैसा मैंने बताया, बीटीएडी का जो क्षेत्र है, बोडो इलाका जो है, वहां पर सबसे प्रभावशाली पार्टी अगर कोई है तो बीपीएफ है। वो बीटीएडी का अपना चुनाव होता है, उनके अपना काउंसिल बनता है, और उस काउंसिल की अगर बात की जाए तो वो काउंसिल आज की तारीख में बीपीएफ चला रहा है। सिर्फ पिछला चुनाव, मतलब अब तक बीटीएडी में जितने चुनाव हुए हैं काउंसिल के, सिर्फ एक चुनाव में बीपीएफ सरकार नहीं चला पाई थी, और उस बार भी बीपीएफ ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी चूंकि बीपीएफ को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, तो इसलिए उसने एक नई पार्टी थी यूपीपीएल, उसके साथ में मिलकर वहां सरकार चलाई थी। लेकिन उस चुनाव में भी मुख्य जो पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आई थी वो बीपीएफ ही थी। तो बोडो लोगों के बीच में बीपीएफ का मजबूत आधार है। 15 सीटें बीटीएडी के क्षेत्र में आती हैं, और उस क्षेत्र में बीजेपी का जो अलायंस पार्टनर है वो बहुत आराम से बीजेपी की मदद कर रहा है। इनफैक्ट वही सीनियर पार्टनर है, बीजेपी को कम सीटें उस इलाके में मिली हैं। जबकि यदि हम कांग्रेस अलायंस की बात करें तो कांग्रेस के अलावा इसमें वामपंथी पार्टियां हैं, जिनमें से सिर्फ सीपीएम एक सीट पिछले चुनाव में जीत पाई थी। सरभोग पहले उसका नाम हुआ करता था, नए डिलिमिटेशन में सरभोग भवानीपुर हो गया है। तो वही एक सीपीएम की एक सीट हुआ करती थी। राइजोर दल, जिसको इतनी सारी सीटें दी गई हैं, और 2 सीटों पर वो फ्रेंडली फाइट में भी है इन लोगों के साथ में, 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर राइजोर दल सिर्फ एक सीट पिछली बार जीत पाई थी, अखिल गोगोई। और तीसरा जो इनका अलायंस पार्टनर है असम जातीय परिषद, असम जातीय परिषद आसू के ही एक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के एक पूर्व लीडर हुआ करते थे, सुप्रीम लीडर लुरिनज्योति गोगोई, उन्होंने ये पार्टी फ्लोट की थी। पिछले चुनाव में ये पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। खुद लुरिनज्योति 2 जगह से लड़के चुनाव हार गए थे। इस बार अलायंस में लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एजेपी भी एक सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। तो उस परिस्थिति में अलायंस पार्टनर्स के भी हिसाब से देखा जाए
तो ज्यादा बड़ा पलड़ा भारी एनडीए का दिख रहा है। आखिरी बात, समुदायों की तो मैंने बात की ही, कि बागानी समुदाय हो या बंगाली हिंदू हो या दलित समुदाय हो या विभिन्न ट्राइब्स, चाहे वो बोडो, दिमासा, कार्बी, मीसिंग, कचारी, कोई भी हो, इन सब में बीजेपी का या एनडीए का नेतृत्व ज्यादा है। उन समुदायों का झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा है। इसके अलावा महिला वोटर एक बहुत बड़ी फैक्टर है आसाम में, और हिमंत बिस्व शर्मा ने लगातार प्रयास करके महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पिछले लोकसभा चुनाव तक हिमंत बिस्व शर्मा कम पॉपुलर थे सर्बानंद सोनोवाल के मुकाबले, तो उनको शायद ये बात सर्वेस के माध्यम से पता चली, उन्होंने रीच आउट किया महिला वोटर को। आज की तारीख में महिला वोटर्स का झुकाव जो है व्यक्तिगत तौर पर भी हिमंत बिस्व शर्मा की तरफ ज्यादा है। जो पुरानी बीजेपी है, जिस पर ये वाली मतलब शर्मा वाली कांग्रेस आके लद गई है, ये वहां कभी कभी खबरें आती रहती कि इनके बीच थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन रहता है। इसका कोई आपको संकेत कहीं मिला? इसका संकेत इसलिए नहीं है सर, क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस मतलब हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी आज की तारीख में यहाँ डोमिनेट कर रही है, और उसका मूल कारण है उसके पीछे अमित शाह का वरदस्त होना। तो क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा एक तरीके से पूरे पूर्वोत्तर भारत में या पूरे पूर्वी भारत में अमित शाह के राइट हैंड मैन बन के उभरे हैं। तो अभी स्थिति ये है कि जो सुशांतो बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए इनको लेके आए थे, हिमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस से बीजेपी में, उन्हीं का टिकट काट दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल की जो लॉबी के लोग थे, उनको धीरे धीरे या तो नष्ट कर दिया गया या हिमंत बिस्व शर्मा ने अपनी लॉबी में मिला लिया। और केंद्रीय नेतृत्व आसाम के इंटरनल डिविजन्स के प्रति पूरी तरह से आंख मूंद के बैठा हुआ है। जैसे कोई अन्य राज्य होता जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना हल्ला, अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना हल्ला हो गया होता यूपी में, तो मुझे लगता है कि उनको सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया जाता। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को उस मामले में मेरा तो अंदेशा है कि अभय मिला हुआ है अमित शाह जी की तरफ से, कि आप कुछ भी करिए, आप बस चुनाव जीत के आइए और हमारा जो काम चल रहा है वैसे चलता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो उस परिस्थिति में जो यहाँ का प्रांतीय, जी आप बोले बोले, हाँ जी, हाँ, उस परिस्थिति में यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है वो होपलेस हो जाएगा, वो किसको अप्रोच करेगा। अब राजेंद्र गुहाई पुराने भाजपाई हुआ करते थे, वो छोड़ के चले गए, सुशांत जी का टिकट ही काट दिया गया, और पुराने कई सारे बीजेपी के लीडर्स हुआ करते थे जो धीरे धीरे करके या तो पार्टी छोड़ दिए या हाशिए पे चले गए, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो सोचिए हिमंतों से जस्ट मतलब 5 साल पुरानी तो बात है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हुआ करता था और अभी वो गायब है पूरे आसाम के सीन से। क्या बात। इसी अच्छी बात पर, इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समेटते हैं। आप बंगाल घूम ही रहे हैं तो 1-2 दिन में बंगाल पर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर राजन पांडे, ये सौभाग्य है हमारा कि आपसे बात हुई और बहुत शानदार। मेरा सौभाग्य सर आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर आपसे भेंट होगी। और दर्शकों, ये थे डॉक्टर राजन पांडे, और आपने महसूस किया होगा कि जिस डेप्थ से और जितना ऑथेंटिकली, जितना मेहनत से इन्होंने सूचनाएं एकत्रित की हैं, वो उल्लेखनीय है, इसलिए इनको साधुवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.